पिक्चर साफ आता है वो ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं पढ़ाएगा। रिकॉर्डिंग चालू हो ना? तो बच्चों कैसे हो सब? मस्त टकाटक इस कोरोना काल में घर में रहे और सेफ रहे और थोड़ा मोड़ा पढ़ते भी रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल लेक्चर नंबर 6। पीछे हमने टोटल 5 वीडियो इस पे बनाया। लेक्चर नंबर 5 कल अपलोड किए थे। इसमें अभी तक हमने कंपनी का मीनिंग, कंपनी का कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर पिछले वाले वीडियो जो लास्ट कल लेक्चर नंबर 5 बनाए थे उसमें शेयर का मीनिंग और फिर कुछ कैरेक्टर और नेचर देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। शेयर दो तरह का होता है। अंडर सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है कि दो तरह के शेयर होते हैं। 43A में लिखा गया है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हम आज ड्रिल करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पीछे वाले वीडियो में प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन दे दिया गया था। प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिन्हें दो तरह के राइट्स मिले होते हैं जो इक्विटी शेयर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब डिविडेंड में पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को चाहिए, और अगर कंपनी वर्निंग वक्त में जाएगी, कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो उस कंडीशन में भी पहले पैसा जो रिपेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में होता है। आज उसी टाइप्स के हम बारे में बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बारे में। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर बेसिकली 4 तरह का होता है। सबसे पहले होते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके बाद दूसरा होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और चौथा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक एक करके सारे टॉपिक को डील करते हैं, सबको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले दिया होगा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव को अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी। संचयी मतलब संचित करना, मतलब उसको स्टोर करना, मतलब एक जगह एक्युमुलेट करना। क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्युमुलेट। वैसे अगर मैं कंपनी लॉ के हिसाब से बात करूं तो इसका डेफिनेशन थोड़ा तो और बड़ा होता, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, अकाउंट्स की दृष्टि में पढ़ना है तो इतना काफी है, आप इसको समझेंगे। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर्स, मतलब संचयी पूर्वाधिकारंश या कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उस तरह का शेयर होता है ऑन विच, जिस पर एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्युमुलेट, मतलब जो डिविडेंड उन पर मिलने वाला होता है, अगर वो फ्यूचर में उसका पेमेंट नहीं हो पाता है तो वो सारे डिविडेंड क्या होते हैं, एक जगह एक्युमुलेट होते हैं, वो एक जगह स्टोर होते हैं, और फिर फ्यूचर में जब प्रॉफिट आता है तो उनका भुगतान किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रखा हूँ, समझिएगा। जैसे मान लिया प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय कंपनी, कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, क्या 10% प्रेफरेंस शेयर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर और 10,000 यूनिट। मान लिया कोई कंपनी 10% वाला प्रेफरेंस शेयर 10,000 की संख्या में इशू करता है और पर शेयर 50 रुपया पब्लिक से लेता है, तो 10,000 मल्टीपल 50 करेंगे तो कितना होता है, 5 लाख होते हैं। 4 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 5 जीरो और 5 लगा दिया, टोटल 5 लाख होते हैं। अब मान लिया कि कोई कंपनी में कुछ लोगों ने मिलकर 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू होता है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। अब साल के एंड में जब कंपनी अपना बिजनेस को कंप्लीट करती है और साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट बनता है तो उन्हें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, मतलब उनको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। तो डिविडेंड कितना मिलेगा वो ये वाली परसेंटेज बताती है। ये जो यहाँ पर इनके पीछे प्रेफरेंस शेयर के पीछे जो परसेंटेज लगा होता है 10%, ये 10% जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो ये बताती है कि आपको कितना डिविडेंड चाहिए। तो 5 लाख का अगर हम 10% निकालते हैं तो मेरा डिविडेंड कितना होता है, 50,000। मान लिया सपोज इन लोगों ने जो प्रेफरेंस शेयर खरीदा था किसी कंपनी में, उनका इस साल के एंड में डिविडेंड कितना होता है, 50,000। अभी मान लिया कंपनी का बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, कंपनी लॉ के अनुसार हॉरिजॉन्टल बनाना अलाउ नहीं है, कंपनी को वर्टिकल बनाना है। तो पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नीचे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड। मैंने ज्यादा नहीं लिया, मैंने सिंपल ले लिया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने कितना का इशू किया था, 5 लाख का। मान लिया साल में पूरा बिजनेस कंप्लीट होता है, 1 साल का बिजनेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी जो प्रॉफिट कमाया और रिजर्व एंड सरप्लस कितना हुआ, 40,000, 40,000।
टोटल कितना हो जाता है 5,40,000 यानी 5,40,000। अब इसके एक और पार्ट होता है एसेट्स। एसेट्स में क्या है मान लीजिए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जस्ट लाइक फिक्स एसेट्स है इन्वेस्टमेंट में एक्यूमुलेट करके एक ही बार लिख दिया हूँ। नॉन करंट एसेट्स कितना हो गया 4 लाख। और करंट एसेट्स में कैश बैंक स्टॉक डेटर बहुत सारी चीजें आता है। तो करंट एसेट्स टोटल कितना हो गया 1,40,000। टोटल बैलेंस शीट कितने हो गए 5,40,000। अब बात समझिएगा, कंपनी को डिविडेंड जो इशू करना है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले को वो 50,000 करना है, लेकिन उनके पास देने के लिए मात्र कितना है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो मात्र कितना यहाँ पर आप देख रहे होंगे 40,000 है, 40,000 है। तो जाहिर सी बात है जब 40,000 रुपया हमारे पास देने के लिए एज ए सरप्लस है और लेने वाला 50,000 का डिमांड कर रहा है, मतलब जिसको हमें देना है वो 50,000 का डिमांड कर रहा है, बट आपके पास जो देने के लिए वो मात्र 40,000 है, तो जाहिर सी बात है आप दे नहीं पाएंगे। तो ये जो 10,000 रुपये उनका ड्यूज हो गया, क्योंकि आप तो मात्र 40,000 रुपए देंगे, जब 40,000 रुपए उनको पे ऑफ करेंगे वो बोलेगा कि मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, मेरा 10,000 और कहाँ है। तो इसके लिए आपको टर्म यूज करना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी 50,000 रुपया उनको पे करना था। आप यहाँ पर देख रहे हो उनको कितना पे करना है 50,000, लेकिन आपके पास पे करने के लिए मात्र कितना है 40,000। तो उनका अभी भी कितना अमाउंट निकल रहा है सरप्लस अमाउंट, अभी भी डिविडेंड के तौर पे सरप्लस अमाउंट कितना आपको देना है 10,000 देना है। ये 10,000 रुपया एक्यूमुलेट हो जाएगा जब अगले साल, मान लिया ये बैलेंस शीट कंपनी की 2020 की है, 2020 का है। अब जब 2021 में फिर से कंपनी परफॉर्म करेगी, फिर से प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो सबसे पहले जब उस साल 2021 में फिर से डिविडेंड दिया जाएगा, यानी 2021 में कंपनी क्या जनरेट करेगी प्रॉफिट, और फिर कंपनी फिर से डिविडेंड इशू करना चाहेगी, तो सबसे पहले ये 10,000 रुपए जो पिछले साल का बकाया है प्रीवियस ईयर का वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में यही चीज लिखी हुई है। Cumulative preference share is that share on which arrears of dividend accumulate, मतलब एक ऐसी प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड अगर बाकी है तो फिर वो सारा एक्यूमुलेट होते हैं, एक जगह स्टोर होते हैं, और फ्यूचर में जब कभी प्रॉफिट होगा तो उनको उनका भुगतान करना पड़ता है। ये पहला हुआ कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसी का एक उल्टा होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं इसके साथ साथ समझा देता हूँ। नॉन कुमुलेटिव, जैसे इसका रिवर्स समझ लीजिए, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर का 2 हिस्सा होता है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है जो यहाँ पर हम डील करेंगे। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जस्ट रिवर्स होता है, मतलब एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिस पर डिविडेंड अभी देना बाकी है या नहीं है हमारे पास, तो हम अगले साल देंगे, मैंडेटरी है। लेकिन नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका कुछ डिविडेंड बाकी रह गया, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वाली जो प्रेफरेंस शेयर एग्जाम्पल में मैंने लिया हूँ ये नॉन कुमुलेटिव होता, ऐसे कंडीशन में अगर उनका डिविडेंड 50,000 बनता है और कंपनी मात्र उनको 40,000 रुपया ही पेमेंट कर पाती है, तो जो 10,000 रुपया बच जाता है उनको कभी भी फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। अगर कुमुलेटिव है तो अगले साल मिल जाएगा, और नॉन कुमुलेटिव है तो मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये पहला पार्ट है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब आगे बात करते हैं दूसरा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश बोला जाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर विच इन एडिशन टू बेसिक प्रेफरेंशियल राइट्स ऑल्सो कैरी ऑन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एज पर आर्टिकल्स। मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिनको बेसिकली 2 तरह का राइट्स मिला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उस राइट्स के आधार पे ये चलते हैं। पहला राइट्स क्या है, ये राइट टू पार्टिसिपेट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, आप ध्यान देंगे इस वर्ड पर, सरप्लस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू, दूसरा वर्ड पर ध्यान देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर एट ए फिक्स रेट। कहने का मतलब है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक अधिकार मिला हुआ है कि अगर मान लिया डिविडेंड कंपनी कमाती है, मान लिया यहाँ पर सपोज कंपनी यहाँ पर 1 लाख का डिविडेंड कमाती है और पहले इसमें 50,000 रुपए का, हम यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 रुपए का, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 रुपए का डिविडेंड पे कर देता है और 50,000 रुपए अभी बच गए, वो 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होंगे। मान लिया कि इक्विटी शेयर होल्डर को 30,000 पेमेंट होता है, तो अभी भी कितना राशि बच गया 20,000। ये 20,000 रुपए में फिर से किनको पेमेंट होगा, पार्टिसिपेटिंग
प्रेफरेंस शेयर को। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि एक बार प्रॉफिट कमाया, पहले इनको दिया, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, और फिर अगर कोई पैसा बच जाता है तो पुनः उसमें से किनको हिस्सा मिलता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब सीधी सी भाषा में समझे तो प्रॉफिट बांटने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने के बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उनको फिर से उसमें हिस्सा मिल जाता है। ये पहला राइट है। दूसरा राइट, ए राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह यहाँ सरप्लस प्रॉफिट था, यहाँ क्या है? सरप्लस एसेट्स लेफ्ट आफ्टर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर भी सेम बात है। दूसरी राइट क्या है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया, कंपनी बंद होने लगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा समझते हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया, बंद होने लगा या डूब गया, बर्बाद हो गया, तो उसको बंद करने का एक लीगल प्रोसीजर होता है। फिर उसमें सारे एसेट्स को बेचे जाते हैं, और सारे एसेट्स को बेचने के बाद धीरे धीरे करके पहले थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट लोन को, गवर्नमेंट टैक्स को, सारे को पे कर देना होता है। पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर हम प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को करते हैं। मान लिया कि प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कर दिए, इसके बाद पैसा बच गया, फिर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया, और लास्ट में फिर कुछ पैसा बच गया तो वापस किनको दिया जाएगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। मतलब जस्ट लाइक यही एग्जांपल, मान लिया कि 1 लाख रुपए का हमने कोई एसेट्स बेचा, उसमें से 50,000 का पेमेंट मैंने कर दिया सीधा सीधा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर 50,000 बच गया, जिसमें से 30,000 पेमेंट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को, अभी भी 20,000 बच गए, तो पुनः वापस इसमें से किनको हिस्सा मिलेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। बस फिर से डील करते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कोई भी शेयर होल्डर खरीदेगा, अगर वो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और जितना साल का डिविडेंड बनता है, अगर वो टोटल डिविडेंड उनको नहीं मिल पाता है तो फ्यूचर में उनका जो भी पैसा बचा हुआ है वो उनको कंफर्म मिलेगा, नॉन कुमुलेटिव में नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो हमको 2 राइट मिला हुआ है कि डिविडेंड उनको मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर अगर इक्विटी शेयर होल्डर के देने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पुनः पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार कंपनी के वाइंडिंग अप में सारा एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आएगा सबको पेमेंट करने के बाद, मतलब टोटल को पेमेंट करने के बाद, आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है तो फिर से इनको पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार कुमुलेटिव का उल्टा नॉन कुमुलेटिव हुआ, ठीक उसी प्रकार पार्टिसिपेटिंग का भी उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं समझा दूं। मैं 4 आपको लिख दिया हूं, इन चारों का रिवर्स समझ लीजिएगा। पार्टिसिपेटिंग का उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जिनको डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा डिविडेंड बच गया, जैसे यहाँ पर बचा था, तो उनमें उनको हिस्सा मिलने वाला नहीं है। जस्ट लाइक नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक बार मिल गया तो मिल गया, अगर दोबारा कितना भी प्रॉफिट बचा है उनको मिलने वाला नहीं है। अब तीसरा बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का। तीसरा क्या होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है कन्वर्जन, जिसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या लिख रहा है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर विच कन्फर ऑन इट्स होल्डर ए राइट टू कन्वर्सन इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कोई बंदा खरीदता है तो अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको खरीदने से पहले बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंपनी अगर अच्छा करेगी तो इक्विटी शेयर में पैसा लगाना बेटर होगा, और उनको डर लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीद लेते हैं डरते डरते। लेकिन फ्यूचर में कंपनी अगर अच्छा करने लगा तब उनको एक लालच बढ़ जाता है कि अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर में खरीदा होता तो मुझे डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है, इसलिए कंपनी उनको ऑफर करती है। या एक और पॉजिटिव पॉइंट समझिए, कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है उनको पेमेंट करने के लिए, रिपेमेंट करने के लिए, तो उन्हें ऑफर कर देता है कि 2 या 3 या 4 साल बाद आप चाहें तो कभी भी अपना प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह उसका उल्टा होता है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है वो कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो जब भी रहेगा प्रेफरेंस शेयर रहेगा। इसके बाद लास्ट में आते हैं जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अंडर सेक्शन 55 में डील किया जाता है। ये क्योंकि रिडीमेबल है, ये फ्यूचर में रिडीम्ड हो जाते हैं। मेजर ऑफ द केस में बहुत सारे लोग यही वाला प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो आफ्टर 20 इयर्स इनके पैसे हमें रिटर्न करने होते हैं, जो अंडर सेक्शन 55 में मेंशन है कंपनी लॉ 2013 में। क्या लिख रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर विच इज रिडीमेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन, ध्यान से देखिएगा, प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 55 में ऐसा प्रोविजन डाला गया है कि अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर छोड़ते हैं तो आपको सम टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ निश्चित समय के बाद आपको उनका पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा, आप इनका पैसा रख नहीं सकते। आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इशू एनी
प्रेफरेंस शेयर विच इज इरिडीमेबल, मतलब 1988 अमेंडमेंट कंपनी एक्ट के बाद ऐसा कहा गया कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, उसका अगर लाइबिलिटी जो शेयर के द्वारा फिक्स किया गया है, तो फ्यूचर में कभी भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कुमुलेटिव का उल्टा नॉन कुमुलेटिव होता है, पार्टिसिपेटिंग का उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, कन्वर्टेबल का उल्टा नॉन कन्वर्टेबल होता है, ठीक उसी तरह रिडीमेबल का उल्टा इरिडीमेबल होता है। और ये 1988 के बाद बैन कर दिया गया है, कोई भी रिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं करेगा। क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का मतलब है कि उन्हें 20 साल के बाद उनको पैसा कंफर्म पार्टी को रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन इरिडीमेबल इशू करने का मतलब है कि वो कभी जिंदगी में पैसा वापस नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदने से बेटर है इक्विटी शेयर खरीदना, क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा लगाने के बाद वो भी लाइफ टाइम रिटर्न नहीं मिलने वाला है। कम से कम कंपनी का ओरिजिनल ओनर रहेंगे, मेन ओनर रहेंगे, वोटिंग राइट्स रहेगा, कंपनी के डिसीजन में हम हिस्सा ले सकते हैं, उनके मीटिंग में बैठ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड का चांसेस मिलेगा। ये 4 तरह के प्रेफरेंस शेयर हुए, जिसमें पहला कुमुलेटिव है, जिसके बारे में बताया कि इसमें क्या होता है कि डिविडेंड आपको मिलता है, अगर आपका डिविडेंड कुछ बाकी रह गया तो फ्यूचर में मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि आपको डिविडेंड मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है और फिर भी कुछ बच गया तो भी आपको हिस्सा मिलेगा। कन्वर्टेबल में क्या होता है कि आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, डिविडेंड वगैरह तो जैसे मिलता है मिलना ही है, फ्यूचर में जब चाहे आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि आप इसमें डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही, इन चारों केस में डिविडेंड आपको मिलेगा, उस पर कोई रोक नहीं है, आपका राइट है, क्योंकि हर प्रेफरेंस शेयर के पीछे इस तरह का परसेंटेज लगा होगा, डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इसके आफ्टर सम टाइम 10 साल 20 साल के बाद या उसके अंदर कभी भी वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये पैसा आपको रोक के रखे नहीं जाएंगे। तो ये 4 मेन होते हैं, चारों का उल्टा आप खुद समझ सकते हैं। कुमुलेटिव का उल्टा नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग का उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल का उल्टा नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल का उल्टा इरिडीमेबल। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके प्रेफरेंस शेयर की मीनिंग में लेक्चर नंबर 5 वीडियो में बताया था। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का डेफिनेशन देखते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, सबसे मेन यही होते हैं, क्योंकि जब तक प्रेफरेंस शेयर का हम डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे तब तक इक्विटी शेयर समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, एज पर अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन ए लिखा हुआ है कि एन इक्विटी शेयर इज, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो लेक्चर नंबर 5 वीडियो में रिकॉर्ड है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कैसा शेयर होल्डर जिन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले 2 राइट्स मिले होते हैं, जिनमें वो 2 राइट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ यही 2 राइट्स है, ए और बी। मतलब उन्हें डिविडेंड में भी पहले वो राइट्स हैं कि वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेंगे, और जब कंपनी वंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी बंद होगी, तो उस समय भी वो एसेट्स के रिलेशन के समय इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट लेंगे। एक चीज लिखा हुआ है कि एन इक्विटी शेयर, ध्यान से देखेंगे, एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। इट अदर वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स, अगर हम आगे बात करें, इन अदर वर्ड्स इट इज ए शेयर विच डज नॉट टू प्रेफरेंशियल राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 राइट्स मिलते हैं, वो 2 राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। वो 2 राइट्स कौन है कि डिविडेंड जब बांटा जाएगा, प्रॉफिट में जब हिस्सा बांटा जाएगा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दिया जाता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर पैसा नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर बॉन्डिंग अप हुआ, एसेट्स रियलाइज हुआ, तो उसमें सबसे पहले अगर पैसा पेमेंट की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मिलता है, गवर्नमेंट का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको मिलता है, गवर्नमेंट की टैक्स पे होती है, फिर थर्ड पार्टी को पे किया जाता है, इसके बाद डिवेंचर होल्डर को पे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक पेमेंट करते करते सारे पैसे खत्म हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला नहीं है। अगर पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये डेफिनेशन है इक्विटी शेयर का। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में खत्म होता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे फिर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, और फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज का वीडियो यहीं तक, बाय, हो गया।